नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ब्योमकेश बख्शी की मृत्यु का खेल। एक ऐसा रहस्य जहां एक नाटक सच बन गया और जब सच सामने आया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1952 के अक्टूबर महीने की बात है। कलकत्ता शहर में शरद ऋतु का मौसम था। मैं अजीत बंद्योपाध्याय अपने मित्र ब्योमकेश बख्शी के साथ हैरिसन रोड स्थित उनके आवास में रह रहा था। उस दिन सुबह 10 बजे का समय था। मैं अखबार पढ़ रहा था जब अचानक डाकिया एक लिफाफा लेकर आया। लिफाफा ब्योमकेश के नाम था। मैंने उसे ऊपर उनके कमरे में पहुंचाया। ब्योमकेश ने लिफाफा खोला। अंदर एक भारी कागज पर बहुत सुंदर लिखावट में एक निमंत्रण था। आदरणीय ब्योमकेश बख्शी जी, आपको विनम्रता पूर्वक आमंत्रित किया जाता है। मृत्यु का खेल, एक नाटक के विशेष प्रदर्शन में। दिनांक 15 अक्टूबर 1952, समय रात्रि 9 बजे। स्थान नवरंग रंगमंच, बालीगंज। कृपया अवश्य पधारें। यह प्रदर्शन केवल आपके लिए है। निर्मल सेन। ब्योमकेश ने निमंत्रण को ध्यान से पढ़ा। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था। निर्मल सेन, मैंने कहा। यह नाम तो मैंने सुना है। वे एक प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक है ना? हाँ, ब्योमकेश ने कहा। बहुत प्रतिभाशाली कलाकार है। लेकिन यह निमंत्रण अजीब है। क्यों? देखो, यह प्रदर्शन केवल आपके लिए है। एक नाटक जो सिर्फ एक दर्शक के लिए, और वह भी एक सत्यान्वेषी के लिए। कुछ गड़बड़ है। मुझे भी अजीब लगा। तो क्या हम जाएंगे? ब्योमकेश मुस्कुराए। जरूर जाएंगे। जब कोई इतनी मेहनत से निमंत्रण भेजता है तो इनकार करना अशिष्टता होगी। 15 अक्टूबर की शाम हम बालीगंज पहुंचे। नवरंग रंगमंच एक पुरानी लेकिन भव्य इमारत थी। बाहर कोई भीड़ नहीं थी। सिर्फ एक चौकीदार दरवाजे पर खड़ा था। ब्योमकेश बाबू? उसने पूछा। जी हाँ, निर्मल बाबू आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया अंदर आइए। हम अंदर गए। रंगमंच का मुख्य हॉल बहुत बड़ा था। लगभग 300 कुर्सियां थीं, लेकिन सब खाली थीं। सिर्फ सामने की पहली पंक्ति में 2 कुर्सियों पर छोटे छोटे नाम की पट्टियां लगी थीं। ब्योमकेश बख्शी और अजीत बंद्योपाध्याय। हम बैठ गए। मंच पर लाल पर्दा लगा था। पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा था। ठीक 9 बजे बत्तियां बुझ गईं। फिर मंच पर रोशनी आई। पर्दा धीरे धीरे खुला। मंच पर एक बैठक का दृश्य था। बीच में एक बड़ी मेज और उसके चारों ओर 6 कुर्सियां। मेज पर कुछ कागज, एक दीपक और चाय के प्याले रखे थे। फिर मंच पर 6 लोग आए। एक मध्यम आयु का व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से मुख्य पात्र था। एक महिला जो उसकी पत्नी लग रही थी। एक युवक, एक वृद्ध व्यक्ति, एक युवती और एक दुबला पतला आदमी जो मुनीम की तरह दिख रहा था। नाटक शुरू हुआ। मुख्य पात्र, जिसका नाम रमेश था, ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मैंने आप सबको यहां बुलाया है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप में से कोई एक मुझे मारना चाहता है। मंच पर सभी लोग चौंक गए। पत्नी सुमित्रा ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं। पिछले 3 दिनों से मुझे धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। कोई मुझे मारना चाहता है और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति इसी कमरे में है। युवक, जो रमेश का भाई देवेश था, ने कहा, तो तुमने हमें यहां इसलिए बुलाया है? हमें संदेह करने के लिए? नहीं, रमेश ने शांति से कहा, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। एक मौका अपनी बात कहने का। वृद्ध व्यक्ति नरेन, जो रमेश का साझेदार था, ने कहा, यह बकवास है। कोई भी तुम्हें मारना नहीं चाहता। रमेश ने एक कागज उठाया। तो फिर ये क्या है? यह धमकी भरा पत्र जो मुझे कल मिला था। इसमें लिखा है, तुम्हारा अंत निकट है। आज रात 9 बजे तुम्हारी मृत्यु होगी। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा। वे बहुत ध्यान से नाटक देख रहे थे। नाटक आगे बढ़ा। हर पात्र ने अपनी बात रखी। पत्नी सुमित्रा ने कहा कि वह अपने पति से नाराज है क्योंकि वे उसे समय नहीं देते। भाई देवेश ने कहा कि वह पैसों की तंगी में है। साझेदार नरेन ने कहा कि वह रमेश से ईर्ष्या करता है। युवती मीरा, जो एक अभिनेत्री थी, ने कहा कि वह रमेश से प्रेम करती थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। और मुनीम हरिहर ने कहा कि उसे अपनी नौकरी से डर है। रमेश ने सबकी बातें सुनी। फिर उसने कहा, मैं समझता हूं, आप सबके पास मुझसे नाराज होने के कारण है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बदलने की कोशिश करूंगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जा रहा हूं। मुझे सोचना है। रमेश मंच से चला गया। बाकी 5 लोग वहीं रुक गए और आपस में बातें करने लगे। उनकी बातचीत से पता चल रहा था कि सभी रमेश से वाकई नाराज थे। लगभग 10 मिनट बाद मंच पर घड़ी की आवाज आई। 9 बजे की घंटी। और तभी एक चीख सुनाई दी।
सभी लोग दौड़कर दूसरे कमरे की ओर गए। फिर वे वापस आए। उनके चेहरों पर सदमे के भाव थे। सुमित्रा चीखी, रमेश, रमेश मर गए। मुनीम हरिहर ने कहा, मैं पुलिस को बुलाता हूं। लेकिन तभी रमेश का शव मंच पर लाया गया। वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक हरे रंग का प्याला था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। डॉक्टर आया और जांच की। फिर उसने घोषणा की, जहर, साइनाइड से मौत हुई है। फिर मंच पर एक जासूस आया। उसने सबसे सवाल किए। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि हर किसी के पास रमेश को मारने का मकसद था। लेकिन तभी नाटक में एक अजीब मोड़ आया। जासूस ने एक छुपी हुई डायरी खोजी। डायरी में रमेश ने लिखा था, मुझे पता है कि कोई मुझे मारने वाला है और मैं यह भी जानता हूं कि कौन है, लेकिन मैं उसे रोकना नहीं चाहता क्योंकि। और वहीं डायरी का पन्ना फटा हुआ था। आगे का हिस्सा गायब था। जासूस ने कहा, यह रहस्य है। रमेश जानता था कि कौन उसे मारने वाला है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्यों? और तभी मंच की बत्तियां बुझ गईं। जब फिर से रोशनी आई तो मंच खाली था। पर्दा गिर गया। नाटक खत्म हो गया था। लेकिन खत्म नहीं हुआ था क्योंकि यह अधूरा था। हत्यारे का नाम नहीं बताया गया था। हॉल की बत्तियां जल गईं। हम दोनों उठ खड़े हुए। तभी मंच के पीछे से एक आदमी आया। वह लगभग 50 वर्ष का था। घनी मूछें और चमकदार आंखें। ये निर्मल सेन थे। ब्योमकेश बाबू, उन्होंने हाथ जोड़े, आपका स्वागत है। आपको नाटक कैसा लगा? ब्योमकेश ने शांति से कहा, रोचक था लेकिन अधूरा। हत्यारे का नाम नहीं बताया गया। निर्मल सेन ने गहरी सांस ली। वह जानबूझकर है ब्योमकेश बाबू, क्योंकि यह सिर्फ एक नाटक नहीं है, यह एक सच्ची कहानी है, मेरी कहानी। मैं चौंक गया। ब्योमकेश के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मैं जानता था, ब्योमकेश ने कहा। जिस तरह से नाटक लिखा गया था उससे साफ था कि यह किसी की वास्तविक जिंदगी पर आधारित है। निर्मल सेन ने सिर हिलाया। आप सही हैं। नाटक में जो रमेश था वह मैं हूं और बाकी 5 पात्र वे सब वास्तविक लोग हैं। मेरी पत्नी माधवी, मेरा भाई विक्रम, मेरा साझेदार गोपाल, एक युवा अभिनेत्री शोभा जिससे मुझे एक समय प्रेम था, और मेरा मुनीम राम प्रसाद, ये सब असली हैं। और धमकी भरे पत्र, वे भी असली हैं। मुझे पिछले सप्ताह से ऐसे पत्र मिल रहे हैं। कोई मुझे मारना चाहता है। ब्योमकेश ने पूछा, तो आपने मुझे यहां इसलिए बुलाया है? मदद के लिए? हाँ, लेकिन सिर्फ मदद नहीं। मैं चाहता हूं कि आप पता करें कि कौन मुझे मारना चाहता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपको किस पर शक है? निर्मल सेन ने चारों ओर देखा जैसे कोई सुन रहा हो। फिर धीरे से बोले, सबको पर। उन 5 में से हर एक के पास मुझे मारने का कारण है। ब्योमकेश ने सोचा, ठीक है, मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे आपके घर जाना होगा, आपके परिवार से मिलना होगा, और उन सब लोगों से भी जिनका नाटक में जिक्र है। बिल्कुल, आप कल आ सकते हैं, मैं सबको बुला लूंगा। हम बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी मंच के पीछे से एक आवाज आई, एक महिला की आवाज, निर्मल। हम रुक गए। मंच के पीछे से एक महिला आई। वह लगभग 45 वर्ष की थी। सुंदर, लेकिन चेहरे पर कड़वाहट थी। ये मेरी पत्नी माधवी है, निर्मल ने परिचय कराया। माधवी ने हमें एक तीखी नजर से देखा। फिर निर्मल से बोली, तो तुमने सचमुच एक जासूस को बुला लिया? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने वाली हूं? माधवी, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नाटक सब कुछ कह देता है। तुमने मुझे एक हत्यारिन के रूप में दिखाया है। नाटक में कोई भी हत्यारा नहीं दिखाया गया, ब्योमकेश ने शांति से कहा। नाटक अधूरा है। माधवी ने ब्योमकेश की ओर देखा। तो आप वो प्रसिद्ध ब्योमकेश बख्शी हैं जो सत्य खोजते हैं? जी हां। तो फिर यह सत्य खोजिए। मेरे पति झूठे हैं। वे सिर्फ ध्यान चाहते हैं। कोई उन्हें मारना नहीं चाहता। यह सब एक नाटक है। माधवी तेजी से बाहर चली गई। निर्मल सेन ने दुखी होकर कहा, आप देख रहे हैं, यही मेरी समस्या है। मेरी अपनी पत्नी मुझ पर विश्वास नहीं करती। ब्योमकेश ने कुछ नहीं कहा। हम बाहर निकले। टैक्सी में बैठकर मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? ब्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अजीत, ये मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। निर्मल सेन ने हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई। वे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब वे नाटक के बारे में बता रहे थे तो उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि कुछ और था, जैसे वे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं जानता था कि ब्योमकेश कभी गलत नहीं होते।
अगली सुबह हम निर्मल सेन के घर पहुंचे, लेकिन जो हमने वहां देखा वह हमने कभी सोचा नहीं था। घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, लोगों की भीड़ थी और दरवाजे पर इंस्पेक्टर पुरंदर पांडे खड़े थे। ब्योमकेश बाबू, उन्होंने हमें देखते ही कहा। अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? निर्मल सेन की हत्या हो गई है। आज सुबह उनकी लाश मिली है। और सबसे अजीब बात, हत्या बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे उन्होंने अपने नाटक में दिखाया था। हम तुरंत अंदर गए। निर्मल सेन का शव उनके अध्ययन कक्ष में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात नाटक में दिखाया गया था। उनके हाथ में एक हरे रंग का प्याला था, चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। डॉक्टर ने जांच की थी, साइनाइड विषाक्तता। मौत रात लगभग 11 बजे के आसपास हुई। व्योमकेश ने बहुत ध्यान से शव को देखा, फिर उन्होंने प्याले को सूंघा। साइनाइड की हल्की गंध जहर चाय में मिला था। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि यह बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे उनके नाटक में था। घर में कौन कौन था रात को? निर्मल सेन की पत्नी माधवी, उनका भाई विक्रम जो यहीं रुका हुआ था, और 2 नौकर। बाकी सब अपने अपने घरों में थे। व्योमकेश ने कमरे का निरीक्षण शुरू किया। वे हर कोने में गए, मेज के पास, खिड़की के पास, किताबों की अलमारी के पास। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक व्योमकेश एक चीज पर रुक गए। मेज पर एक छोटा सा कागज पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया और पढ़ा, फिर मुझे दिखाया। कागज पर लिखा था, मैं जानता हूं तुम कौन हो, आज रात तुम्हारा खेल खत्म होगा। यह क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। एक संदेश, व्योमकेश ने कहा। शायद निर्मल सेन ने यह हत्यारे को लिखा था, या फिर हत्यारे ने उन्हें। फिर व्योमकेश ने खिड़की की ओर देखा। यह खिड़की खुली हुई क्यों है? पता नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा, शायद हवा के लिए। व्योमकेश ने खिड़की के पास जाकर देखा। खिड़की के बाहर एक पाइप था जो ऊपर छत तक जाता था, और पाइप पर ताजा निशान थे, जैसे किसी ने उस पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया हो। देखो, व्योमकेश ने कहा, कोई इस पाइप से चढ़कर अंदर आया था। लेकिन घर में तो सब लोग थे, इंस्पेक्टर ने कहा। कोई बाहर से अंदर क्यों आएगा? यही तो पता करना है। तब दरवाजे पर एक आवाज आई, मैं अंदर आ सकती हूं? यह माधवी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह रात भर रोई हो, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा कुछ और था, जैसे गुस्सा या राहत। व्योमकेश ने कहा, कृपया आइए, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। माधवी अंदर आई। उसने अपने पति के शव को देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। माधवी जी, व्योमकेश ने पूछा, कल रात आप कहाँ थीं? अपने कमरे में। मैं 10 बजे सो गई थी। और आपको कुछ अजीब आवाज सुनाई दी? नहीं, मैं गहरी नींद में थी। आपके पति के साथ आपके संबंध कैसे थे? माधवी ने कड़वाहट से कहा, बहुत बुरे। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। क्या आप मुझसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या मैंने उन्हें मारा? व्योमकेश ने शांति से कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। सच यह है कि मैं खुश हूं कि वे मर गए, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। यह बहुत सीधा जवाब था। व्योमकेश ने और कुछ नहीं पूछा। माधवी चली गई। फिर व्योमकेश ने विक्रम को बुलवाया। विक्रम घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम बाबू, व्योमकेश ने पूछा, कल रात आप यहां क्यों रुके थे? मेरे भाई ने मुझे बुलाया था, कहा था कि कुछ जरूरी बात करनी है। और आपने बात की? हाँ, 10 बजे के आसपास। वे मुझसे पैसे मांग रहे थे। मैं चौंक गया। पैसे? लेकिन आपने तो कहा था कि आप कर्ज में हैं। विक्रम ने सिर झुकाया। वह झूठ था। असल में मेरे भाई मुझसे पैसे उधार लेना चाहते थे। उनका व्यापार डूब रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। यह एक नया खुलासा था। निर्मल सेन को पैसों की जरूरत थी। और फिर? व्योमकेश ने पूछा। फिर मैं अपने कमरे में चला गया, सो गया। सुबह जब नौकर ने चीखा तो मुझे वो पता चला कि मेरे भाई। विक्रम रोने लगा, लेकिन मुझे लगा कि यह नाटक था। व्योमकेश ने उसे जाने दिया। फिर उन्होंने नौकरों से बात की। उन्हें कुछ खास नहीं पता था। फिर हम निर्मल सेन की निजी चीजें देखने लगे। उनकी मेज की दराज में कुछ कागज थे। व्योमकेश ने उन्हें पढ़ा। अचानक वे एक कागज पर रुक गए। यह एक पुराना पत्र था। उन्होंने मुझे दिखाया। पत्र में लिखा था, प्रिय निर्मल, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं। और अगर तुमने मुझे वह पैसे नहीं दिए जो तुम पर मेरे हैं, तो मैं सबको बता दूंगा। तुम्हारा पुराना मित्र। पत्र पर कोई तारीख नहीं थी।
और नीचे सिर्फ तुम्हारा पुराना मित्र लिखा था। ये किसने लिखा? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने सोचा। शायद गोपाल दास, निर्मल सेन का साझेदार। हमें उनसे मिलना होगा। हम घर से निकले। बाहर भीड़ और बढ़ गई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। प्रसिद्ध नाटककार की हत्या, बिल्कुल अपने ही नाटक की तरह। कितना अजीब है। हम अपनी गाड़ी में बैठे, लेकिन तभी एक युवती हमारे पास आई। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। ब्योमकेश बाबू? उसने पूछा। जी हाँ, मैं शोभा रॉय हूं, निर्मल बाबू की, उनकी। वह रुक गई। आप उनकी मित्र थी? हाँ। और मुझे कुछ बताना है, कुछ बहुत जरूरी, लेकिन यहां नहीं। कृपया मेरे घर आइए। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। हम शोभा के घर की ओर चल पड़े। शोभा का घर बहुत छोटा था, एक कमरे का फ्लैट जहां वह अपनी मां के साथ रहती थी। घर के अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन गरीबी साफ झलक रही थी। शोभा की मां बीमार थी। वे बिस्तर पर लेटी हुई थी। हम बैठक में बैठे। शोभा ने हमें चाय दी, फिर वह खुद भी बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। ब्योमकेश बाबू, वह धीरे से बोली, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे? अगर यह हत्या से संबंधित है तो मैं वादा नहीं कर सकता। शोभा ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। निर्मल बाबू और मैं, हम प्रेम करते थे। ये कोई नई बात नहीं थी, नाटक में भी यही दिखाया गया था। लेकिन, शोभा ने जारी रखा, यह सिर्फ प्रेम नहीं था। हम हम शादी करने वाले थे। मैं चौंक गया। व्योमकेश ने शांति से पूछा, लेकिन वे तो पहले से विवाहित थे। हाँ, लेकिन वे माधवी जी से तलाक लेने वाले थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इस महीने के अंत तक वे तलाक ले लेंगे। और माधवी को इसके बारे में पता था? हाँ, निर्मल बाबू ने उन्हें 2 हफ्ते पहले बताया था। और तभी से सब कुछ बदल गया। कैसे? माधवी जी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने निर्मल बाबू को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने तलाक दिया तो वे सब कुछ बर्बाद कर देंगी, उनकी प्रतिष्ठा, उनका रंगमंच, सब कुछ। और निर्मल सेन ने क्या किया? वे डर गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वे एक योजना बना रहे हैं, एक ऐसी योजना जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सी योजना? शोभा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे नहीं बताया, बस इतना कहा कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्योमकेश ने सोचा। और कल रात आप कहां थी? शोभा की आंखों में आंसू आ गए। मैं मैं निर्मल बाबू के घर गई थी। क्या? मैं चौंक गया। मैं उनसे मिलना चाहती थी। मुझे उनके नाटक के बारे में पूछना था। उस नाटक में जो दिखाया गया था, क्या वह सच था? तो मैं रात 11 बजे के आसपास उनके घर पहुंची। और मैं पिछली खिड़की से अंदर गई, पाइप के सहारे चढ़कर। मुझे पता था कि उनका अध्ययन कक्ष कहाँ है। तो वे निशान शोभा के थे। व्योमकेश ने पूछा। और जब आप अंदर पहुंची? शोभा रोने लगी। जब मैं अंदर पहुंची तो निर्मल बाबू कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में वह हरा प्याला था। और और वे मर चुके थे। आप निश्चित हैं? हाँ, मैंने उनकी नब्ज चेक की। वे मर चुके थे। मैं बहुत डर गई। मैं तुरंत वहां से भाग आई। आपने किसी को बताया नहीं? नहीं, मुझे डर था कि लोग मुझ पर शक करेंगे। व्योमकेश ने गहरी सांस ली। शोभा जी, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको तुरंत पुलिस को बताना चाहिए था। मुझे पता है, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूं। कृपया मुझे बचाइए। मैं निर्दोष हूं। व्योमकेश ने कुछ नहीं कहा। हम वहां से निकल गए। बाहर आकर मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह सच बोल रही थी? व्योमकेश ने कहा, शायद, लेकिन अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। हमें और खोजना होगा। हम गोपाल दास के घर की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में व्योमकेश ने टैक्सी रुकवाई। अजीत, मुझे कुछ याद आ रहा है। हमें वापस निर्मल सेन के घर जाना होगा। मैंने कुछ देखा था जो मुझे अजीब लगा था। हम वापस निर्मल सेन के घर पहुंचे। पुलिस अभी भी वहां थी। हम फिर से अध्ययन कक्ष में गए। व्योमकेश सीधे मेज के पास गए। उन्होंने दराज खोली और कागजों को देखने लगे। फिर अचानक वे रुक गए। ये देखो अजीत। उन्होंने एक कागज निकाला। ये एक बीमा पॉलिसी थी, निर्मल सेन की जीवन बीमा, 5 लाख रुपए। और लाभार्थी का नाम माधवी सेन। 5 लाख रुपए।
मैंने कहा, ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और अगर निर्मल सेन की हत्या हुई है तो माधवी को यह पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आत्महत्या हुई या बीमारी से मौत हुई तो नहीं मिलेगा। बस तो माधवी का मकसद साफ है। लेकिन ब्योमकेश ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है अजीत, मुझे कुछ और मिला है। उन्होंने एक और कागज निकाला। यह एक डॉक्टर की रिपोर्ट थी। मैंने पढ़ा। रिपोर्ट में लिखा था कि निर्मल सेन को फेफड़ों का कैंसर था, अंतिम स्टेज। उन्हें सिर्फ 2-3 महीने जीने को बचे थे। तो निर्मल सेन जानते थे कि वे मरने वाले हैं, मैंने कहा। हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक आदमी जो जानता है कि वह मरने वाला है, वह क्या करेगा? मुझे समझ नहीं आया, लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई। व्योमकेश, तुमने कहा था कि निर्मल सेन कुछ छुपा रहे थे। क्या यही था? क्या वे अपनी बीमारी छुपा रहे थे? हाँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं, वे कुछ और भी योजना बना रहे थे। कुछ ऐसा जो उनकी मौत के बाद होना था। क्या? यही तो हमें अब पता करना है। हम फिर से बाहर निकले। इस बार हम गोपाल दास के घर गए। गोपाल दास एक मोटा, भारी भरकम आदमी था। उसके चेहरे पर हमेशा पसीना चमकता रहता था। जब हम उसके घर पहुंचे तो वह बहुत घबराया हुआ था। व्योमकेश बाबू, उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। मैंने निर्मल को नहीं मारा। मैंने अभी तक आप पर आरोप नहीं लगाया, व्योमकेश ने शांति से कहा। लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो आपको घबराने की क्या जरूरत है? गोपाल चुप रहा। व्योमकेश ने पूछा, आप निर्मल सेन के साझेदार थे? हाँ, हम 20 साल से साथ काम कर रहे थे। और आपके संबंध कैसे थे? गोपाल ने सोचा, फिर सच बोलने का फैसला किया। बहुत अच्छे नहीं थे। निर्मल हमेशा सारा श्रेय खुद लेते थे। मैं भी उतना ही काम करता था, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता था। तो आप उनसे ईर्ष्या करते थे? हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन्हें मारा। आपने निर्मल सेन को एक पत्र लिखा था। उसमें आपने पैसों की बात की थी। गोपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह वह कैसे पता चला आपको? पत्र मुझे मिल गया। आप उनसे पैसे मांग रहे थे। क्यों? गोपाल ने सिर झुकाया। क्योंकि वे मेरे पैसे रखे हुए थे। जब हमने साझेदारी शुरू की थी तो मैंने भी पैसे लगाए थे, लेकिन निर्मल ने सारा व्यापार अपने नाम कर लिया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक कर्मचारी की तरह रखा। मैं अपने पैसे वापस चाहता था। और उन्होंने दिए? नहीं। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, व्यापार डूब रहा है। तो आप नाराज थे? बहुत नाराज। लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। व्योमकेश ने पूछा, कल रात आप कहां थे? अपने घर पर। मेरी पत्नी गवाह है। और आपने निर्मल सेन से आखिरी बार कब बात की थी? गोपाल ने सोचा, 3 दिन पहले, रंगमंच में। हम किसी आने वाले नाटक के बारे में बात कर रहे थे। व्योमकेश ने और कुछ नहीं पूछा। हम वहां से निकल गए। बाहर आकर मैंने कहा, हर कोई निर्दोष होने का दावा कर रहा है, लेकिन हर किसी के पास मकसद है। व्योमकेश ने कहा, हाँ, माधवी को बीमे का पैसा चाहिए, विक्रम को भाई की संपत्ति चाहिए, गोपाल को अपने पैसे वापस चाहिए, और शोभा शोभा को क्या चाहिए? शायद बदला। निर्मल सेन ने उससे वादा किया था, लेकिन शायद तोड़ दिया। शायद। लेकिन अभी एक आदमी बचा है, राम प्रसाद। वह मुनीम। हमें उससे भी मिलना होगा। हम राम प्रसाद के घर की ओर चल पड़े। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि राम प्रसाद गायब है। उसकी पत्नी ने बताया, वे कल शाम से घर नहीं आए। मुझे नहीं पता वे कहाँ हैं। यह एक नया मोड़ था। राम प्रसाद गायब था, ठीक निर्मल सेन की हत्या के बाद। क्या वह हत्यारा था? क्या वह भाग गया था? व्योमकेश ने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया और बताया। पुलिस ने राम प्रसाद की तलाश शुरू कर दी। लेकिन व्योमकेश का चेहरा अभी भी गंभीर था। अजीत, ये मामला बहुत उलझा हुआ है। हर कोई झूठ बोल रहा है, हर कोई कुछ छुपा रहा है। तो अब क्या करें? अब हमें निर्मल सेन की डायरी खोजनी होगी। हर लेखक और कलाकार डायरी रखता है, उसमें जरूर कुछ लिखा होगा। हम फिर से निर्मल सेन के घर गए। इस बार हमने पूरे घर की तलाशी ली, हर कमरे में, हर दराज में, हर अलमारी में। और आखिरकार व्योमकेश को एक छुपी हुई डायरी मिली। यह एक किताबों की अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। डायरी को पढ़कर जो हमें पता चला वह हमने कभी सोचा नहीं था। व्योमकेश ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, नाटकों के विचार, संवाद, पात्रों के नाम। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े चीजें अजीब होती गईं। पहली महत्वपूर्ण प्रविष्टि 3 महीने पहले की थी। 5 जुलाई 1952। आज डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, कैंसर, अंतिम स्टेज।
2-3 महीने बचे हैं। मैंने किसी को नहीं बताया, माधवी को भी नहीं। अब मुझे अपने जीवन के अंतिम दिनों की योजना बनानी होगी। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत का मतलब हो सिर्फ एक बीमारी से मरना। यह एक कलाकार के लायक नहीं है। मैंने व्योमकेश की ओर देखा, तो वे सचमुच अपनी मौत की योजना बना रहे थे। व्योमकेश ने आगे पढ़ा। 12 जुलाई 1952 मैंने माधवी से तलाक की बात की। उसने इनकार कर दिया। कहा कि अगर मैंने तलाक दिया तो वह मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगी। लेकिन मुझे परवाह नहीं, मैं तो मर ही रहा हूं। लेकिन शोभा, बेचारी शोभा, उसे मुझसे प्रेम है। मैंने उससे वादा किया था, लेकिन अब मैं क्या करूं? 20 जुलाई 1952 मुझे एक विचार आया है। एक नाटक, एक ऐसा नाटक जो मेरी असली जिंदगी की कहानी हो। मैं अपने आसपास के लोगों को पात्र बनाऊंगा और फिर देखूंगा कि क्या होता है। शायद इससे मुझे पता चल जाए कि कौन सचमुच मुझे मारना चाहता है। और शायद शायद मैं अपनी मौत को भी एक कला में बदल सकूं। यह पागलपन है, मैंने कहा। वे अपनी मौत को नाटक बना रहे थे। व्योमकेश ने चुपचाप आगे पढ़ा। 5 अगस्त 1952 मैंने नाटक लिखना शुरू कर दिया है। मृत्यु का खेल। इसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक आदमी को उसके अपने लोग मारना चाहते हैं। हर पात्र के पास मकसद होगा और अंत में सच सामने आएगा। 15 अगस्त 1952 मुझे जब पता चल गया है कि राम प्रसाद ने रंगमंच के खाते से पैसे चुराए हैं, लगभग 50,000 रुपए। मैंने उससे पूछा। उसने रोते हुए माफी मांगी। कहा कि उसकी बेटी की शादी थी। लेकिन मैं क्या करूं? ये चोरी है। मुझे उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए। लेकिन लेकिन वह पिछले 10 साल से मेरे साथ है। मैं सोचूंगा। 25 अगस्त 1952 गोपाल मुझसे अपने पैसे मांगे सी रहा है। वह कहता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। शायद उसकी बात सही है, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। रंगमंच घाटे में चल रहा है। मैंने बैंक से कर्ज ले रखा है और ऊपर से राम प्रसाद की चोरी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। 10 सितंबर 1952 माधवी को पता चल गया है कि मैं शोभा से प्रेम करता हूँ। उसने मुझे धमकी दी है। कहा है कि अगर मैंने तलाक बेशित दिया तो वह सबको बता देगी कि मैं दिवालिया हूं। मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मर ही रहा हूं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रविष्टि आई। 20 सितंबर 1952 मैंने एक योजना बनाई है। मेरी बीमा पॉलिसी है 5 लाख रुपए की। अगर मैं बीमारी से मरता हूं तो माधवी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेरी हत्या होती है तो उसे पूरे 5 लाख मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि वह पैसा उसे मिले। भले ही हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन वह मेरी पत्नी है। उसने अपना जीवन मेरे साथ बिताया। वह इस पैसे की हकदार है। मेरी सांसें रुक गईं। तो निर्मल सेन चाहते थे कि उनकी हत्या हो? व्योमकेश ने गंभीरता से कहा। हाँ, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। आगे पढ़ो। 25 सितंबर 1952 मैंने अपने नाटक में सब कुछ लिख दिया है। हर पात्र का मकसद, हर संबंध की सच्चाई। और मैंने यह भी लिख दिया है कि कैसे मुझे जहर दिया जाएगा। हरी चाय में साइनाइड, रात 9 बजे, रंगमंच पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नाटक में होता है। लेकिन अब सवाल यह है, कौन मुझे मारेगा? माधवी, विक्रम, गोपाल, रामप्रसाद या शोभा? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि कोई ना कोई जरूर करेगा, क्योंकि मैंने सबको मकसद दे दिया है। फिर आखिरी कुछ प्रविष्टियां थीं। 10 अक्टूबर 1952 मैंने धमकी भरे पत्र लिखना शुरू कर दिया है। खुद को। हाँ, मैंने खुद को धमकी भरे पत्र लिखे हैं। मैंने अपनी ही लिखावट बदल कर लिखा है कि मुझे कोई मारने वाला है, ताकि सबको लगे कि सचमुच कोई मुझे धमकी दे रहा है। यह मेरे नाटक का हिस्सा है। क्या? मैं चौंक गया। वे खुद को धमकी भरे पत्र लिख रहे थे? व्योमकेश ने कहा। हाँ, वे अपनी हत्या का पूरा नाटक खुद लिख रहे थे। 12 अक्टूबर 1952 मैंने व्योमकेश बख्शी को निमंत्रण भेज दिया है। एक महान सत्यान्वेषी। मैं चाहता हूं कि वे मेरे नाटक को देखें और फिर जब मैं मर जाऊं तो वे जांच करें। वे सच पता करें कि कौन मुझे मारना चाहता था और क्यों। यह मेरा अंतिम नाटक होगा, मेरी सबसे बड़ी कृति। 14 अक्टूबर 1952 कल रात नाटक का प्रदर्शन है। मैं व्योमकेश बाबू को दिखाऊंगा कि कैसे एक आदमी मरता है और फिर मैं सचमुच मर जाऊंगा। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। चाय में जहर, रात 11 बजे, अपने अध्ययन कक्ष में, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन नाटक में दिखाया था। मेरे हाथ से डायरी छूट गई। तो
तो ये आत्महत्या थी? व्योमकेश ने धीरे से कहा। हाँ अजीत, निर्मल सेन ने खुद को मारा। उन्होंने अपनी ही चाय में जहर मिलाया। उन्होंने अपनी मौत को एक नाटक बना दिया। मैं स्तब्ध था। लेकिन क्यों? अगर वे मरना ही चाहते थे तो इतना जटिल क्यों बनाया? क्योंकि वे एक कलाकार थे। वे चाहते थे कि उनकी मौत का मतलब हो, और वे यह भी चाहते थे कि उनकी पत्नी को बीमे का पैसा मिले। अगर वे आत्महत्या करते तो पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर यह हत्या जैसा दिखे तो पैसा मिलेगा। तो क्या हम अब पुलिस को बता दें कि यह आत्महत्या थी? व्योमकेश ने सोचा, फिर धीरे से कहा, नहीं अजीत, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। देखो, डायरी में आखिरी प्रविष्टि 14 अक्टूबर की है, लेकिन निर्मल सेन की मौत 15 अक्टूबर को रात 11 बजे हुई। तो इसका मतलब है कि 14 तारीख को उन्होंने जो लिखा, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, वह सच हो सकता है। उन्होंने पहले से ही जहर मिला दिया होगा। लेकिन व्योमकेश रुके। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था। लेकिन क्या? लेकिन शोभा ने कहा था कि वह रात 11 बजे वहां पहुंची थी और निर्मल सेन पहले से ही मर चुके थे। अगर निर्मल सेन ने खुद जहर मिलाया था तो उन्होंने कब पिया और क्यों? मैं भ्रमित हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच किसी ने उन्हें मारा? व्योमकेश ने डायरी फिर से उठाई। उन्होंने आखिरी पन्नों को बहुत ध्यान से देखा। फिर अचानक उन्होंने एक पन्ना उठाया जो थोड़ा अलग दिख रहा था। ये देखो, ये पन्ना बाद में जोड़ा गया है। सचमुच वह पन्ना थोड़ा नया लग रहा था और उस पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखी थी। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूं और शायद आप व्योमकेश बख्शी हैं। मैं जानता था कि आप सच जान जाएंगे, लेकिन एक आखिरी बात, अगर मैं सचमुच मर गया हूं तो कृपया ये देखिएगा कि मेरे पास एक छोटी सी चाबी है। यह चाबी रंगमंच के मेरे निजी लॉकर की है। उस लॉकर में कुछ है जो आपको पूरी सच्चाई बताएगा। व्योमकेश तुरंत खड़े हो गए। चलो अजीत, हमें शव की फिर से जांच करनी होगी। हम जल्दी से मुर्दा घर पहुंचे। निर्मल सेन का शव वहां रखा हुआ था। व्योमकेश ने उनके कपड़ों की जांच की और सचमुच उनकी जेब में एक छोटी सी चाबी थी। हम तुरंत नवरंग रंगमंच पहुंचे। निर्मल सेन का निजी कमरा मंच के पीछे था। वहां एक छोटा सा लॉकर था। व्योमकेश ने चाबी से उसे खोला। अंदर कुछ कागज थे और एक छोटी सी शीशी। व्योमकेश ने शीशी को उठाया। उस पर लेबल लगा था, साइनाइड, अत्यंत विषैला। ये तो, मैंने कहा, हाँ, ये वही जहर है जिससे निर्मल सेन की मौत हुई। और ये यहाँ है, मतलब उन्होंने खुद ये जहर खरीदा था अपनी आत्महत्या के लिए। व्योमकेश ने कागजों को पढ़ा। एक कागज पर लिखा था, मेरी इच्छा है कि मेरी मौत के बाद यह सच सामने आए कि मैंने खुद को मारा, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि पहले जांच हो। मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि उनमें से हर एक के अंदर एक हत्यारा छुपा है। हर किसी के पास मुझे मारने का मकसद था। हर कोई चाहता था कि मैं मर जाऊं। तो फिर फर्क क्या पड़ता है कि मैंने खुद को मारा या किसी और ने? यह तो पागलपन है, मैंने कहा। वे लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि उनकी हत्या हुई है। हाँ, क्योंकि वे ये दिखाना चाहते थे कि समाज कैसे लोगों को हत्यारा बना देता है। हर किसी के पास मकसद था, हर कोई नाराज था, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। फिर भी वे सब अपराध बोध महसूस करेंगे। तब मुझे एक बात याद आई, लेकिन व्योमकेश, अगर यह आत्महत्या थी तो रामप्रसाद क्यों गायब है और शोभा ने क्यों झूठ बोला? व्योमकेश ने सोचा, यह सही सवाल है। शायद शायद हमें अभी भी पूरी सच्चाई नहीं पता। हम फिर से बाहर निकले। शाम हो रही थी। अचानक व्योमकेश के चेहरे पर चिंता आ गई। अजीत, मुझे लगता है कि हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल रहे हैं। कुछ ऐसा जो सामने है लेकिन हम देख नहीं पा रहे। क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सच अभी भी छुपा हुआ है। हमें फिर से सबसे मिलना होगा, हर किसी से, और इस बार बहुत ध्यान से सुनना होगा। लेकिन उसी समय मेरा फोन बजा। ये इंस्पेक्टर पुरंदर थे। व्योमकेश बाबू, बड़ी खबर है। हमें राम प्रसाद मिल गया है। वह गंगा नदी के किनारे मिला है, मरा हुआ, आत्महत्या की तरह लग रहा है। व्योमकेश और मैं तुरंत वहां पहुंचे। गंगा नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर राम प्रसाद का शव पड़ा था। उसके हाथ में एक खाली शीशी थी और उसकी जेब में एक चिट्ठी। डॉक्टर ने जांच की। साइनाइड, वही जहर जो निर्मल सेन की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। इंस्पेक्टर ने चिट्ठी पढ़ी। फिर उसने व्योमकेश को दिखाई। चिट्ठी में लिखा था,
मैं अब और नहीं जी सकता। मैंने निर्मल बाबू को मारा। मैंने उनकी चाय में जहर मिलाया क्योंकि मुझे डर था कि वे मेरी चोरी का भंडाफोड़ करेंगे। मैंने रंगमंच के खाते से पैसे चुराए थे और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि वे मुझे पुलिस को सौंप देंगे। मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि अगर वे मर जाएं तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो मैंने जहर खरीदा और उनकी चाय में मिला दिया। लेकिन अब मैं अपराध बोध से मर रहा हूं। मैं और नहीं जी सकता। मैं आत्महत्या कर रहा हूं। राम प्रसाद मुखर्जी। इंस्पेक्टर ने राहत की सांस ली। तो मामला सुलझ गया। राम प्रसाद ने निर्मल सेन को मारा और फिर अपराध बोध में आत्महत्या कर ली। लेकिन व्योमकेश का चेहरा गंभीर था। उन्होंने चिट्ठी को बहुत ध्यान से देखा, फिर राम प्रसाद के शव को देखा। कुछ गड़बड़ है, उन्होंने धीरे से कहा। क्या गड़बड़ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। सब कुछ तो साफ है। नहीं, ये चिट्ठी, ये राम प्रसाद की लिखावट नहीं है। क्या? मैं चौंक गया। व्योमकेश ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। ये देखो, ये राम प्रसाद की असली लिखावट है। मैंने रंगमंच के खातों से लिया था। अब इस चिट्ठी की लिखावट से मिलाओ। सचमुच दोनों लिखावटें अलग थीं। चिट्ठी की लिखावट ज्यादा साफ और सीधी थी। राम प्रसाद की असली लिखावट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। तो इसका मतलब, इंस्पेक्टर ने कहा, इसका मतलब है कि यह आत्महत्या नहीं थी। किसी ने राम प्रसाद को मारा और फिर यह झूठी चिट्ठी लिखी ताकि सब लोग सोचें कि राम प्रसाद ने निर्मल सेन को मारा था। लेकिन किसने यह किया और क्यों? व्योमकेश ने शव को फिर से ध्यान से देखा। देखो, राम प्रसाद के हाथ में जहर की शीशी है, लेकिन उसकी उंगलियों पर कोई निशान नहीं है। मतलब उसने खुद शीशी नहीं पकड़ी थी, किसी ने उसे जबरन पकड़ाया है। और देखो, व्योमकेश ने रामप्रसाद के गले पर एक छोटा सा निशान दिखाया। ये निशान गला दबाने से हुआ है। पहले रामप्रसाद का गला दबाया गया, फिर उसे जहर पिलाया गया और फिर यह झूठी चिट्ठी उसकी जेब में रखी गई। ये तो दूसरी हत्या थी, लेकिन किसने की और क्यों? व्योमकेश ने सोचा। अजीत, हमें एक बात समझनी होगी। निर्मल सेन की मौत आत्महत्या थी, लेकिन किसी को यह पसंद नहीं आया कि सच सामने आ जाए। इसलिए उस व्यक्ति ने रामप्रसाद को मारा और उसे हत्यारा बना दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति नहीं चाहता था कि बीमे की रकम माधवी को मिले। अगर साबित हो जाता कि निर्मल सेन ने आत्महत्या की थी तो बीमे का पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर यह हत्या साबित होती है तो 5 लाख रुपए माधवी को मिलेंगे। तो क्या माधवी ने रामप्रसाद को मारा? शायद। या फिर कोई और जो चाहता है कि माधवी को वह पैसा मिले। तब मुझे एक बात याद आई। व्योमकेश, वह चिट्ठी जो निर्मल सेन को मिली थी, मैं जानता हूं तुम कौन हो। आज रात तुम्हारा खेल खत्म होगा। शायद वह चिट्ठी रामप्रसाद ने लिखी थी। नहीं, व्योमकेश ने सिर हिलाया। वह चिट्ठी भी किसी और ने लिखी थी। मुझे लगता है कि किसी को पता चल गया था कि निर्मल सेन क्या कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने अपनी योजना बनाई। तो असली हत्यारा कौन है? व्योमकेश ने गहरी सांस ली। अब मुझे पता है, सारे सुराग मिल गए हैं। अब हमें सबको इकट्ठा करना होगा और फिर मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा। अगले दिन शाम को व्योमकेश ने सबको निर्मल सेन के घर बुलाया। माधवी, विक्रम, गोपाल, शोभा और इंस्पेक्टर पुरंदर सब वहां थे। व्योमकेश बीच में खड़े हो गए। उनके हाथ में निर्मल सेन की डायरी थी। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि अब मुझे पूरी सच्चाई पता चल गई है। निर्मल सेन की मौत कैसे हुई, क्यों हुई और सबसे महत्वपूर्ण, रामप्रसाद को किसने मारा। सब चुपचाप सुन रहे थे। पहले मैं आपको बताता हूं कि निर्मल सेन की मौत कैसे हुई। यह आत्महत्या थी। सब चौंक गए। माधवी ने कहा, आत्महत्या? लेकिन रामप्रसाद की चिट्ठी में लिखा था कि उसने। वह चिट्ठी झूठी थी, व्योमकेश ने कहा। रामप्रसाद ने निर्मल सेन को नहीं मारा, निर्मल सेन ने खुद को मारा। फिर व्योमकेश ने डायरी दिखाई और सबको पढ़कर सुनाया। कैसे निर्मल सेन को कैंसर था, कैसे उन्होंने अपनी मौत की योजना बनाई, कैसे उन्होंने खुद को धमकी भरे पत्र लिखे और कैसे उन्होंने एक नाटक बनाया। निर्मल सेन एक कलाकार थे, व्योमकेश ने कहा, और वे चाहते थे कि उनकी मौत भी एक कला हो। इसलिए उन्होंने यह सब किया। उन्होंने खुद जहर मिलाया, खुद पिया और अपनी मौत को एक नाटक बना दिया। लेकिन माधवी ने पूछा, अगर यह आत्महत्या थी तो मुझे बीमे का पैसा नहीं मिलेगा? यही तो बात है, व्योमकेश ने कहा। निर्मल सेन चाहते थे कि आपको वह पैसा मिले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि यह हत्या जैसा दिखे।
उन्होंने सोचा था कि पुलिस इसे हत्या समझेगी और आपको बीमे का पैसा मिल जाएगा। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। तो तो वे मेरे लिए यह सब कर रहे थे? हाँ, भले ही आप दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन वे आपसे प्रेम करते थे, अपने तरीके से। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर विक्रम ने पूछा, तो फिर रामप्रसाद को किसने मारा? व्योमकेश ने गंभीरता से कहा, अब हम इस सवाल पर आते हैं। रामप्रसाद को किसी ने मारा, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो नहीं चाहता था कि सच सामने आए। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर सच सामने आ जाता कि निर्मल सेन ने आत्महत्या की थी, तो बीमे का पैसा नहीं मिलता, और वह व्यक्ति चाहता था कि माधवी को वह पैसा मिले। तो क्या मैंने रामप्रसाद को मारा? माधवी ने पूछा। क्या आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, व्योमकेश ने कहा, आपने रामप्रसाद को नहीं मारा, क्योंकि रामप्रसाद की हत्या के समय आप अपने घर में थी। पुलिस ने जांच की है, आपके पास अलीबाई है। तो फिर कौन है? व्योमकेश ने धीरे धीरे कमरे में चलना शुरू किया। उनकी नजर हर किसी पर घूमी। फिर वे विक्रम के पास रुक गए। विक्रम बाबू, व्योमकेश ने कहा, आपने कहा था कि आपके भाई आपसे पैसे मांग रहे थे, लेकिन यह झूठ था, है ना? विक्रम घबरा गया। मैं सच यह है कि आप अपने भाई से पैसे मांग रहे थे। आप कर्ज में डूबे हुए थे, और आपको पता था कि अगर आपके भाई मर जाएं तो आपको उनकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। यह सच है, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं जानता हूं, व्योमकेश ने कहा, आपने निर्मल सेन को नहीं मारा, लेकिन जब आपको पता चला कि रामप्रसाद को हत्या का शक है, तो आपने एक योजना बनाई। कौन सी योजना? आप रामप्रसाद के पास गए, आपने उसे धमकाया, कहा कि अगर उसने पुलिस को सच नहीं बताया तो आप उसे बेनकाब कर देंगे। रामप्रसाद डर गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आपने उसका पीछा किया। गंगा नदी के किनारे आपने उसे पकड़ लिया, और फिर... नहीं, विक्रम चीखा, मैंने उसे नहीं मारा। मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता था। लेकिन आपने उसका गला दबाया और फिर उसे जहर पिलाया, और फिर एक झूठी चिट्ठी लिखकर उसकी जेब में रख दी। नहीं, यह झूठ है। व्योमकेश ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। ये देखिए, ये आपकी लिखावट है, और यह रामप्रसाद की जेब में मिली चिट्ठी की लिखावट है। दोनों बिल्कुल मिलती हैं। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे धीरे टूटने लगा। मैं बस चाहता था कि मेरी भाभी को बीमे का पैसा मिले। मेरे भाई ने उनके लिए यह सब किया था, और अगर सच सामने आ जाता कि यह आत्महत्या थी तो सब बेकार हो जाता। तो मैंने रामप्रसाद को मारकर उसे हत्यारा बना दिया, ताकि सब सोचें कि निर्मल की हत्या हुई थी। लेकिन आपने यह सिर्फ भाभी के लिए नहीं किया, व्योमकेश ने कहा, आपने यह अपने लिए भी किया, क्योंकि अगर माधवी को 5 लाख मिलते तो वह आपको पैसे दे सकती थी, और आप अपना कर्ज चुका सकते थे। विक्रम रोने लगा। हाँ, मैं बहुत स्वार्थी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर पुरंदर ने तुरंत विक्रम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन व्योमकेश अभी भी खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, उन्होंने कहा। सब चौंक गए। विक्रम ने रामप्रसाद को मारा, यह सच है, लेकिन निर्मल सेन की मौत में एक और रहस्य है, कुछ ऐसा जो अभी तक सामने नहीं आया। क्या? मैंने पूछा। व्योमकेश ने शोभा की ओर देखा। शोभा जी, व्योमकेश ने धीरे से कहा, आपने कहा था कि आप रात 11 बजे निर्मल सेन के घर गई थी, और जब आप वहां पहुंची तो वे पहले से ही मर चुके थे। शोभा ने घबरा कर कहा, हाँ, मैंने सच कहा था, लेकिन आपने एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? व्योमकेश ने एक कागज निकाला। यह निर्मल सेन की डायरी से है। उन्होंने लिखा है कि आप और वे शादी करने वाले थे, और उन्होंने माधवी से तलाक की बात की थी। शोभा ने सिर झुकाया। हाँ, यह सच है, लेकिन फिर निर्मल सेन ने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने तलाक नहीं लिया। क्यों? शोभा रोने लगी। क्योंकि क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मुझे उनसे सच में प्रेम नहीं था। यह एक बड़ा खुलासा था। मैं एक गरीब लड़की हूं, शोभा ने कहा। मेरी मां बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, और निर्मल बाबू एक धनी आदमी थे। तो मैंने उनसे प्रेम का नाटक किया। मैंने सोचा कि अगर हम शादी कर लेंगे तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन निर्मल सेन को पता चल गया। हाँ, किसी तरह उन्हें पता चल गया, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हम शादी नहीं कर सकते। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। व्योमकेश ने गहरी सांस ली।
और जब आपको पता चला कि निर्मल सेन कैंसर से मर रहे हैं तो आपने एक योजना बनाई। शोभा ने डर से देखा। क्या योजना? आपने सोचा कि अगर निर्मल सेन की हत्या होती है तो शायद आपको कुछ मिल सकता है, शायद वसीयत में आपका नाम होगा। तो आपने उस रात वहां जाने का फैसला किया। लेकिन जब आप वहां पहुंची तो निर्मल सेन पहले से ही मर चुके थे, क्योंकि उन्होंने खुद जहर पी लिया था। शोभा रोती रही। लेकिन फिर आपने एक बात देखी। मेज पर निर्मल सेन की डायरी पड़ी थी और उसमें सब कुछ लिखा था। उनकी आत्महत्या की योजना, उनकी बीमारी, सब कुछ। आपने डायरी पढ़ी और फिर आपको एक विचार आया, अगर आप डायरी को छुपा दें तो कोई नहीं जान पाएगा कि यह आत्महत्या थी। सब सोचेंगे कि यह हत्या था है, और अगर यह हत्या था तो माधवी को बीमे का पैसा मिलेगा। लेकिन आपने डायरी क्यों नहीं छुपाई? शोभा ने धीरे से कहा, क्योंकि क्योंकि जब मैंने डायरी पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि निर्मल बाबू कितने अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ किया, और मैं सिर्फ पैसों के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी। मुझे बहुत शर्म आई, तो मैंने डायरी को वापस रख दिया और वहां से चली गई। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। लेकिन आपने एक गलती की। जब आप पाइप से चढ़कर अंदर गई थी तो आपने निशान छोड़ दिए थे, और मुझे वे निशान मिल गए। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, शोभा ने कहा। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने डायरी भी नहीं छुपाई। यह सच है, ब्योमकेश ने कहा। आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी गलती की। आपने पुलिस को नहीं बताया कि आप वहां थी। अगर आपने तुरंत बताया होता तो शायद रामप्रसाद की जान बच जाती। शोभा जोर जोर से रोने लगी। ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर, शोभा जी ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सबूत छुपाया है। आप फैसला करें। इंस्पेक्टर ने सोचा, ठीक है, मैं उन्हें छोड़ देता हूं, लेकिन अगर भविष्य में कुछ और सामने आया तो। कुछ नहीं आएगा, ब्योमकेश ने कहा। सच अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। फिर ब्योमकेश ने माधवी की ओर देखा। माधवी जी, मुझे खेद है। निर्मल सेन ने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब जब सच सामने आ गया है कि यह आत्महत्या थी तो आपको बीमे का पैसा नहीं मिलेगा। माधवी ने आंसू पोंछे। मुझे पैसे की परवाह नहीं है। मुझे बस इतना पता चल गया कि मेरे पति मुझसे प्रेम करते थे। यही यही काफी है। सब धीरे धीरे चले गए। आखिर में सिर्फ मैं और ब्योमकेश बचे थे। मैंने पूछा, तो ये पूरा मामला क्या था? एक आदमी ने अपनी मौत का नाटक बनाया, और फिर उसकी मौत के बाद एक असली हत्या हुई। ब्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ अजीत, यह एक अजीब मामला था। निर्मल सेन एक कलाकार थे, और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक ऐसा नाटक बनाया जो वास्तविकता बन गया। लेकिन क्या उन्हें इतना जटिल बनाने की जरूरत थी? शायद नहीं। लेकिन वे एक संदेश देना चाहते थे। वे दिखाना चाहते थे कि कैसे समाज लोगों को हत्यारा बना सकता है। उनके आसपास के हर व्यक्ति के पास उन्हें मारने का मकसद था। हर कोई उनसे नाराज था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। फिर भी जब वे मर गए तो सबको अपराध बोध महसूस हुआ, और विक्रम ने सचमुच एक हत्या कर दी। हाँ, यही तो विडंबना है। निर्मल सेन ने सिर्फ एक नाटक बनाया था, लेकिन उनकी मौत के बाद एक असली हत्या हो गई, रामप्रसाद की। एक निर्दोष आदमी को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि विक्रम को लगा कि यह सही है। मैंने गहरी सांस ली। यह बहुत दुखद है। हाँ अजीत, ये बहुत दुखद है। एक कलाकार ने अपनी कला के लिए अपनी जान दे दी, और उसकी कला ने एक निर्दोष की जान ले ली। हम धीरे धीरे बाहर निकले। बाहर रात हो चुकी थी। सड़कों पर बत्तियां जल रही थीं। हम घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि विक्रम ने रामप्रसाद को मारा? व्योमकेश ने कहा, कई छोटे छोटे सुराग थे। पहला, झूठी चिट्ठी की लिखावट। मैंने ध्यान दिया कि यह रामप्रसाद की लिखावट नहीं थी। फिर मैंने सभी की लिखावट की तुलना की। विक्रम की लिखावट मिल गई। दूसरा, रामप्रसाद के शव पर गले के निशान। कोई पहले उसका गला दबा रहा था, और यह काम एक मजबूत आदमी का था। विक्रम युवा और मजबूत था। तीसरा, मकसद। विक्रम को पैसों की सख्त जरूरत थी, और अगर माधवी को बीमे का पैसा मिलता तो वह विक्रम की मदद कर सकती थी। तो विक्रम के पास रामप्रसाद को मारने का सबसे मजबूत मकसद था। और चौथा, समय। रामप्रसाद जिस रात गायब हुआ उस रात विक्रम की कोई अलिबाई नहीं थी। वह कहीं भी हो सकता था। मैं प्रभावित था। तुमने सब कुछ इतनी बारीकी से देखा?
ब्योमकेश मुस्कुराए। यही तो एक सत्यान्वेषी का काम है अजीत, छोटे छोटे सुरागों को इकट्ठा करना और फिर पूरी तस्वीर बनाना। हम घर पहुंचे। रात काफी हो चुकी थी। हम अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, निर्मल सेन के बारे में, उनके अजीब नाटक के बारे में और इस पूरे मामले के बारे में। एक आदमी जो अपनी मौत को कला बनाना चाहता था, लेकिन उसकी कला ने एक असली त्रासदी को जन्म दे दिया। यह था मृत्यु का खेल, एक ऐसा खेल जिसमें हर कोई हार गया। उपसंहार: कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि विक्रम को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, राम प्रसाद की हत्या के लिए। माधवी को बीमे का पैसा नहीं मिला, क्योंकि साबित हो गया था कि निर्मल सेन ने आत्महत्या की थी। लेकिन निर्मल सेन की वसीयत में एक बात लिखी थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका रंगमंच माधवी को मिल जाएगा। तो माधवी ने नवरंग रंगमंच को अपने नाम कर लिया और उसने वहां नाटक करना जारी रखा। गोपाल दास ने भी रंगमंच में काम करना जारी रखा। इस बार वह निर्देशक बन गया और उसे वह सम्मान मिला जो वह हमेशा चाहता था। शोभा ने अभिनय छोड़ दिया। उसने अपनी मां की देखभाल के लिए एक छोटी सी नौकरी कर ली। मुझे लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। और निर्मल सेन का आखिरी नाटक, मृत्यु का खेल, कभी पूरा नहीं हुआ। उसके अंतिम 10 पन्ने आज भी गायब हैं। शायद निर्मल सेन चाहते थे कि वे पन्ने कभी न मिले। शायद वे चाहते थे कि उनके नाटक का अंत एक रहस्य बना रहे। एक दिन ब्योमकेश ने मुझसे कहा, अजीत, क्या तुमने कभी सोचा है कि निर्मल सेन उन आखिरी पन्नों में क्या लिखना चाहते थे? मैंने सोचा, शायद हत्यारे का नाम। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि वे कुछ और लिखना चाहते थे। शायद यह संदेश कि हम सब थोड़े थोड़े हत्यारे हैं। जब हम किसी से नफरत करते हैं, जब हम किसी को तकलीफ देते हैं, जब हम किसी की परवाह नहीं करते, तो हम उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा मारते रहते हैं। और निर्मल सेन यही दिखाना चाहते थे कि उनके आसपास के सब लोग किसी न किसी तरह से उनकी मौत के जिम्मेदार थे, भले ही उन्होंने खुद को मारा था। मैंने गहरी सांस ली। ये बहुत गहरा विचार है। हाँ, और शायद यही निर्मल सेन की सबसे बड़ी कृति थी। उनका जीवन, उनकी मौत और उनका आखिरी नाटक, सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि जीवन सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये वास्तविकता है और हर कार्य के परिणाम होते हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी नाटकों को उसी नजर से नहीं देखा। हर बार जब मैं कोई नाटक देखता तो मुझे निर्मल सेन याद आते, एक कलाकार जिसने अपनी कला के लिए सब कुछ दे दिया। और मुझे ब्योमकेश का वह वाक्य याद आता, सत्य हमेशा सामने आता है, चाहे वह कितना भी जटिल हो। यह था मृत्यु का खेल, एक कहानी जो नाटक से शुरू हुई और वास्तविकता में बदल गई। एक कहानी जिसमें कला और जीवन इतने घुल मिल गए कि उन्हें अलग करना असंभव हो गया। और शायद यही निर्मल सेन चाहते थे,